आ, थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंटेशन से जो है वो रिलेटेड है। नॉर्मली मैं इंस्ट्रूमेंटेशंस नहीं करवाता होता, मगर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी या मास स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर इसका जानना जो है वो ज़रूरी है इंस्ट्रूमेंटेशन का। तो जो इंस्ट्रूमेंट का लेआउट है वो ये आपके सामने है। ये नीचे लिखा हुआ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ 90 डिग्री मैग्नेटिक सेक्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर। ये 60 डिग्री भी होता है, 90 डिग्री भी होता है, 180 डिग्री भी होता है। ये वाली जो डिग्रीज़ हैं, ये जो 90, ये इस यहाँ पर देखें जो एंगल बन रहा है, ये ट्यूब सी जो बनी है वो ऑलमोस्ट ये वाला एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। तो ये 60 का भी होता है और 180 का ऐसे यू ट्यूब शेप जो है, यू ट्यूब जो है वो शेप होती है 180 डिग्री पर। तो इसमें कुछ इसके जो है वो इंस्ट्रूमेंट के हिस्से हैं। ये एक मैंने जो है ना वो हैंड रिटन फाइल मैंने अपलोड की है। इसमें कुछ चीज़ें मैं लेटर ऑन आप लोगों को जो है वो समझाऊंगा। ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो कंपोनेंट, मेन इंस्ट्रूमेंट के जो कंपोनेंट हैं वो तकरीबन 6 होते हैं। सैंपल इनलेट सिस्टम, आयोनाइजेशन चैम्बर, एनालाइज़र, ऑइन कलेक्टर, एम्पलीफायर, रीड आउट डिवाइसेस। तो ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ और इनकी थोड़ी सी मैं आप लोगों को वर्किंग भी बताता हूँ कि ये वर्क जो है वो कैसे करते हैं। तो ये वाली क्वेश्चंस और ये आयोनाइजेशन मेथड मैं लेटर ऑन आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो ये आपके सामने इस वक्त जो है वो इंस्ट्रूमेंट आपके सामने है। इसके अंदर मुख्तलिफ जो है ना वो पोर्शन अभी जो मैंने आप लोगों को बताए हैं ये आप लोगों के सामने नज़र आ रहे हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ इनको जो है वो हाईलाइट करूँ। इसमें ये वाला जो आपके पास सिस्टम है, ये इतना हिस्सा, ये सैंपल इनलेट सिस्टम है, इतना हिस्सा। फिर इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास ये इतना हिस्सा, ये आयोनाइजेशन चैम्बर है। ये इसके नीचे लिखा हुआ भी है, ये आयोनाइजेशन चैम्बर है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट ये वाला पोर्शन जिसमें ये मैग्नेट और ये कर्व ट्यूब लगी हुई है, ये इतना हिस्सा, ये एनालाइज़र है जिसके अंदर कलेक्टर स्लिट भी है या आयन कलेक्टर भी जो है वो शामिल है। ये अलग से एक पोर्शन होता है। तो एनालाइज़र और आयन कलेक्टर ये कंबाइन मैं शो कर रहा हूँ। उसके बाद फिर हमारे पास जो है वो ये नेक्स्ट एम्पलीफायर है। एम्पलीफायर का काम जो है वो होता है कि सिग्नल्स को इन्हांस करना। जैसे मस्जिद में, मॉस्क में अजान दी जाती है तो वो एक बंदा जो है वो कम आवाज़ से अजान दे रहा होता है, मगर वो स्पीकर के अंदर उसको बढ़ाकर जो है वो सुनाया जाता है। तो वो एम्पलीफायर्स की वजह से होता है। फाइनली इसके अंदर ये हमारे पास रिकॉर्डर होता है। रिकॉर्डर यूँ समझ लें, ये रीड आउट डिवाइस भी इसको कहते हैं। इस पर कंप्यूटर, प्रिंटर वगैरह अटैच होते हैं। जो जो हमारा जो भी हमने एनालिसिस करना होता है वो ग्राफ की शक्ल में यहाँ से रीड आउट डिवाइसेस में रिकॉर्डर से बाहर आ जाता है। अब हमारे पास इसकी थोड़ी सी वर्किंग है। इसमें वर्किंग के अंदर जो वैल्यूज़ वगैरह यूज़ होंगी कि कोई प्रेशर की क्वांटिटी कितनी रखनी है, सैंपल कितना जो है वो लोड किया जाता है इसके लिए, तो वो डॉक्टर यूनुस की बुक में आप इसको जो है वो पढ़ लीजिएगा। मैं सिर्फ लेआउट बताऊंगा कि ये वर्क कैसे करता है। ये हमारे पास सैंपल एम्प्यूल है। इसके अंदर लिक्विड सैंपल लिया जाता है या गैसियस सैंपल जो है वो लिया जाता है, या अगर सॉलिड भी है तो वो यहाँ पर लिया जाता है। मगर अगर कोई सॉलिड सैंपल लिया है तो फिर ये वाला जो एम्प्यूल है ये अवन के अंदर जो है वो एनकेस किया जाता है। अवन के अंदर इसको जो है वो रखा जाता है, क्योंकि हमें एट दी एंड गैसियस ऑयंस जो हैं वो चाहिए होते हैं। सैंपल को हमने गैस में कन्वर्ट करना होता है। अगर वो ऑलरेडी गैस है तो फिर तो ठीक है, और अगर वो लिक्विड है तो फिर इस सैंपल एम्प्यूल को हीट किया जाता है और उसके गैसियस ऑयंस जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं। इसी तरह से इन केस ऑफ सॉलिड्स उसको भी हीट किया जाता है सैंपल एम्प्यूल को, और गैसियस ऑयंस लिए जाते हैं। ये कुछ वॉल्व्स हैं ए, बी और सी। यहाँ से वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। वैक्यूम पंप के ज़रिए से फिर इसको बंद कर दिया जाता है। अब कितना वैक्यूम क्रिएट करना है ये डॉक्टर यूनुस की बुक के अंदर, टॉर के अंदर, या वो वैल्यूज़ प्रेशर की जो है वो दी हुई होंगी, तो वो वहाँ से आप लोगों ने देख लेनी है। एनी हाउ मैं यहाँ से ये रेजरवायर कहते हैं कि स्टॉक करने की जगह जो आपके पास गैसियस सैंपल्स हैं वो यहाँ पर स्टॉक कर लिए जाते हैं। इसी तरह से अगर कोई सैंपल ऐसा है जिसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा हाई है और उसके वेपर्स प्रोड्यूस नहीं हो सकते, या अगर वेपर उसके प्रोड्यूस होते भी हैं तो वो
इतना स्टेबल नहीं होता, बहुत कम टाइम के लिए उसके वेपर प्रोड्यूस होते हैं। तो उसको हम ये डायरेक्ट इंसर्शन प्रोब, ये देखेंगे एक काविया टाइप जो है वो चीज़ आप लोगों को नज़र आ रही है ये वाली। तो ये ऐसे सैंपल्स के लिए ये प्रोब यूज़ होती है जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा हाई होता है और उनको वेपर्स के अंदर लाना बहुत मुश्किल काम होता है। तो डायरेक्ट हम उस पाथ के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का पाथ है, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन के अंदर जो है वो निकल रहे होते हैं, उस पाथ में रख कर डायरेक्ट सैंपल को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो यहाँ से जो गैशियस सैंपल्स हैं, गैशियस आयन्स हैं, वो ये आयोनाइजेशन चैम्बर के अंदर फीड करते हैं हम। ये एक प्लेट है डी, जिसके ऊपर देखें ये पॉजिटिव पॉजिटिव लिखा हुआ है, इसको रिपेलर प्लेट कहते हैं। फिर ये दो प्लेट्स आगे रखी हुई हैं, इनको एक्सेलरेटिंग प्लेट्स कहते हैं, F1 और F2। ये फिलामेंट इलेक्ट्रॉन का बीम जनरेट करता है, ये E1 और E2 प्लेट्स, और इसी तरह से ये वाली प्लेट्स E1 और E2 में से इलेक्ट्रॉन निकलकर ये एनोड है पॉजिटिव, इस डायरेक्शन के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन का बीम ट्रैवल करता है। जब फिलामेंट इलेक्ट्रॉन जनरेट करता है तो उसकी जो एनर्जी है वो 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब होती है। तो ये नोड पॉजिटिवली चार्ज इसलिए रखा जाता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज हैं। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से नेगेटिव चार्ज के साथ एमिट होते हैं तो पॉजिटिव प्लेट उनको जो है वो अपनी तरफ खींचती है और इससे उसकी स्पीड में भी जो है वो इजाफा होता है। आयोनाइजेशन चैम्बर के अंदर भी वैक्यूम पंप के ज़रिए से जो है वो एक ख़ास प्रेशर मेंटेन किया जाता है। ये वाली वैल्यूज़ में आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये बुक से आप पढ़ लें कि किसके अंदर कितना प्रेशर जो है वो मेंटेन किया जाता है। अब यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आते हैं और इधर से गैशियस आयन्स आ रहे हैं, या यहाँ से अगर सॉलिड सैंपल आपने डायरेक्ट इंट्रोड्यूस किया ये प्रॉब के ज़रिए से, प्रॉब के अंदर ये हीटेड फिलामेंट होता है, ये जब सॉलिड सैंपल इसके साथ इंटैक्ट होता है तो वक्ती तौर पर जो है वो गैशियस फेज़ में आयन्स जो है प्रोड्यूस होते हैं। तो गैशियस आयन्स इधर से आ रहे हो चाहे इधर से आ रहे हो, इलेक्ट्रॉन उनके साथ स्ट्राइक करता है तो यहाँ पर आयोनाइजेशन जो है ना वो होती है। अब इस पिक्चर के अंदर जो आयोनाइजेशन हो रही है वो इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट के ज़रिए से हम कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट है कि गैशियस आयन्स और इधर से इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने के बाद ये वाला सैंपल आपका आयोनाइज हो जाता है। अब जाहिर है इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा भी था कि एम पॉजिटिव और रेडिकल प्रोड्यूस होता है, वो यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा होता है। अब क्योंकि आयन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, पीछे ये वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, ये उसको रिपेल करती है, इसीलिए इसको रिपेलर प्लेट भी कहते हैं। सिमिलर चार्जेस होने की वजह से ये प्लेट उसको रिपेल करती है। ये दोनों प्लेट्स नेगेटिवली चार्ज होती हैं तो ये उस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचती हैं, इसीलिए इनको एक्सेलरेटिंग प्लेट्स जो है उसका नाम दिया जाता है। अब इस पिक्चर के अंदर टिपिकली जो आयोनाइजेशन टेक्निक यूज़ हो रही है वो इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट है, मगर ये बहुत तरह के होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने नेक्स्ट पेज के ऊपर देखें आयोनाइजेशन मेथड लिखे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट लिखा हुआ है, केमिकल आयोनाइजेशन लिखी हुई है। ये केमिकल आयोनाइजेशन क्या होती है ये मैं आप लोगों को लेटर ऑन जो है वो गाइड करूँगा। इसी तरह से डीजॉर्प्शन टेक्निक्स होती हैं, ये थर्मली अनस्टेबल कंपाउंड्स के लिए होती हैं। मीन ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा हो और वो थर्मली अनस्टेबल हो, मीन हीट के अंदर उनकी जो है वो पायरोलिसिस होती हो, स्टेबल वो ना हो, तो उनके लिए ये हम यूज़ करते हैं। ये तो ये डीजॉर्प्शन टेक्निक्स में ज़्यादातर फैब यूज़ होती है, FAB फास्ट एटॉमिक बम्बार्टमेंट, माल्डी कहते हैं मैट्रिक्स असिस्टेड लेज़र डीजॉर्प्शन आयोनाइजेशन, थर्मोस्प्रे टाइप टेक्निक्स यूज़ होती हैं, इलेक्ट्रोस्प्रे टाइप टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ होती हैं। तो ये टेक्निक्स क्या हैं केमिकल से लेकर और ये इलेक्ट्रोस्प्रे तक, ये हम लेटर ऑन इनको जो है वो स्टडी करेंगे। फ़िलहाल आप लोग ये जहन में रखें कि जो आप अभी पढ़ रहे हैं इम्पैक्ट, वो हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट के ज़रिए से हमने सैंपल को एनालाइज़ किया। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना रखा जाता है इस पॉजिटिव प्लेट और इन नेगेटिव प्लेट्स के दरमियान में, ये वाली वैल्यूज़ भी बुक्स के अंदर जो है ना वो लिखी हुई हैं। डॉक्टर यूनस की बुक में जब आप इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ेंगे तो वहाँ से आप लोग ये याद कर लीजिएगा। यहाँ से आयन्स जो हैं वो फिर एनालाइज़र के अंदर आते हैं। एनालाइज़र एक कर्व प्लेट होती है, ये कर्व ट्यूब टाइप है, ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये 90 डिग्री मैग्नेटिक सेक्टर है। मैग्नेटिक सेक्टर ऐसे इसलिए कि ये जो आपके पास एक ट्यूब है ये मेटल की बनी होती है, मेटालिक ट्यूब होती है, उसके अबव एंड बिलो मैग्नेट लगाया जाता है। ये प्लस और माइनस किसी चार्ज को शो नहीं कर रहे, बस
मैग्नेट का अपर पार्ट और मैग्नेट का लोअर पार्ट, मीन एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्योंकि ये चार्ज बॉडी है, जब चार्ज बॉडी इसके अंदर एंटर होंगे तो ये मैग्नेट उनको रिपेल करेगा। अब रिपल्शन इनकी जो है वो मैग्नेट की पावर इतनी रखी जाती है कि ये वाले जो चार्ज्ड आयंस आ रहे हैं ये यहाँ पर जो हैं वो डिफरेंट रेडियल पाथ अडॉप्ट करें। एक बात और यहाँ पर याद रखनी कि आयनाइजेशन चैम्बर के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए आयनाइजेशन के लिए। जो बाकी की एनर्जी है 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैंने अभी शुरू में बताया कि ये फिलामेंट 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का इलेक्ट्रॉन एमिट करता है। तो जो सैंपल है वो बाकी की 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है एब्जॉर्ब करके फ्रैगमेंट्स के अंदर भी चला जाता है, यहीं आयनाइजेशन चैम्बर के अंदर। तो यहाँ पर मीन आयनाइजेशन चैम्बर के अंदर ओरिजिनल मॉलिक्यूल जो मॉलिक्यूलर कैटाइन रेडिकल है वो भी होते हैं और फ्रैगमेंट्स भी होते हैं। फ्रैगमेंट न्यूट्रल भी हो सकते हैं और फ्रैगमेंट जो हैं वो चार्ज बॉडीज़ भी हो सकते हैं। इसने चार्ज को आगे इस एनालाइज़र के अंदर शिफ्ट करना होता है, चाहे वो एम रेडिकल कैटाइन हो, चाहे वो आपका फ्रैगमेंट्स आयन हो। अगर उनके ऊपर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो वो यहाँ से रिपेल करेगा। अब यहाँ पर देखें ये एनालाइज़र के अंदर मैग्नेटिक फील्ड उनकी सेपरेशन जो है वो करता है। हैवियर आयन्स देखें इधर लिखा हुआ है, लाइटर आयन देखें इधर लिखे हुए हैं। तो उसका मतलब ये है कि जो हैवियर आयन है वो ज़्यादा लंबा पाथ अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि वो हैवी होते हैं, उनको रोकना मुश्किल होता है, वो ज़्यादा लंबा पाथ रेडियल जो है ना वो अडॉप्ट करते हैं। जो लाइटर आयन्स हैं वो जल्दी डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, तो वो जो है ये वाला पाथ जो है वो छोटा पाथ जो है वो लेते हैं। तो ये जो आपके पास कलेक्टर स्लिट है इसके अंदर तरतीब ये होती है कि लाइटर आयन्स पहले आते हैं, हैवियर बाद में आते हैं। लाइटर आयन्स ट्रैवल भी फास्ट करते हैं। यहाँ पर जब रिपल्सिव फोर्सेस डी प्लेट रिपेल करेगी तो पहले लाइटर आयन्स जो हैं वो रिपेल होंगे। जो हैवियर हैं वो ज़रा डिफ़िकल्टी होती है उनको रिपल्शन के अंदर, मगर क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा क्रिएट किया होता है इसलिए बड़ी आसानी के साथ वो भी रिपेल हो जाते हैं। ये उनको फिर खींचती हैं प्लेट्स दोनों। तो लाइटर आयन पहले आते हैं और हैवियर बाद में आते हैं। तो एक तरतीब बनती है यहाँ पर कि पहले लाइटर, फिर उससे हैवियर, फिर उससे हैवियर। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली देखें जो आपके पास सेपरेशन है वो हो जाती है। आयन कलेक्टर इनको ये जितने भी आपके पास आयन्स आ रहे हैं इनका करंट बनाता है, उसको जो है वो डिजिटल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करता है आयन कलेक्टर। फिर ये आगे एम्पलीफायर के अंदर फेड करते हैं। एम्पलीफायर का काम है सिग्नल को एनहांस करना। और रिकॉर्डर, मैंने आप लोगों को बताया कि रिकॉर्डर जो है वो रीड आउट डिवाइसेस होती हैं, इनके साथ प्रिंटर अटैच होता है, कंप्यूटर अटैच होता है। तो वो जो भी सैंपल यहाँ पर आपने फीड किया होता है उसका ग्राफ की शक्ल के अंदर प्रिंट आउट निकाल कर हमें जो है ना वो दे देता है। तो ये सबसे सिंपल लेआउट है। ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड भी हैं, जो लेट टेस्ट हैं उसके अंदर बड़ी जो है ना वो कम उन्होंने डिटेल के साथ बताया है, तो ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा डिटेल की। आप ये वाला लेआउट भी याद कर लें तो वो मोर देन अनफ होगा। अब यहाँ पर एनालाइज़र के अंदर केमिकल एक मैथमेटिकल इक्वेशन जो है वो यूज़ होती है। यहाँ पर देखें कि मास, चार्ज और रेडियल पाथ बन रहा है और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है। तो इसको ज़रा देखें पेज को, ये मैंने यहाँ पर जो है ना वो इक्वेशन एक जो है वो ड्राइव की हुई है। तो ये इक्वेशन देखें कि आयोनाइजेशन एनालाइज़र के अंदर एक रेडियल पाथ जब कोई भी चीज़ बनाती है तो उस पर दो फोर्सेस एक्ट करती हैं। एक सेंटीपिटल फोर्स, वो एम वी स्क्वायर ओवर आर के बराबर होता है। एम मास है, वी वेलोसिटी है, आर उसका रेडियल पाथ है। और दूसरा सेंटीफ्यूजल फोर्स के बराबर होता है जी एच वी। जी इसके अंदर जो वो चार्ज है, एच मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, वी वोल्टेज है, जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वोल्टेज जो है वो बनता है वो। तो अगर रेडियल पाथ एग्जैक्ट बन रहा है, मीन वो मॉलिक्यूल एक ख़ास फिक्स जो है ना वो रेडियल पाथ बना रहे हैं, तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल होती हैं। तो एम वी स्क्वायर ओवर आर इज इक्वल टू जेड एच वी हो जाएगा। सॉरी ये भी v है, ये वोल्टेज सेंटीफ्यूजल फोर्स में भी जेड एच वी ये वेलोसिटी ही है। तो ये दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल होंगी। v के साथ ये v कट गया, यहाँ से v की वैल्यू निकाल लें। तो जब v की वैल्यू निकालेंगे वो आएगा जेड एच आर डिवाइडेड बाई एम। इसी तरह से देखें जो चार्ज है किसी भी मॉलिक्यूल्स के ऊपर वो z के बराबर होता है, यानी +1 नॉर्मल ये होता है। v वोल्टेज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो आयनाइजेशन चैम्बर के अंदर d प्लेट और f प्लेट एक्सेलरेटिंग के दरमियान में वोल्टेज अप्लाई हुआ होता है।
तो जो ही क्या कहते हैं, अब यहाँ पर दो तरह की जो है वो फोर्सेस अमल कर रही होती हैं आयोनाइजेशन चैम्बर के अंदर, कि जो ही यहाँ पर कोई कैटाइन पैदा प्रोड्यूस होता है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। ये रिपेलर प्लेट जब उसको रिपेल करती है, वो मूव करना शुरू करता है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के अंदर जो है वो कन्वर्ट होती है। तो एनालाइज़र के अंदर ये आयोनाइजेशन चैम्बर के अंदर पोटेंशियल एनर्जी जेड वी, अब ये वोल्टेज है, देखें ये ज़रा कैपिटल मैंने शो किया है, वो ये स्मॉल है वी वो वेलोसिटी, और जो कैपिटल है वो वोल्टेज है। काइनेटिक एनर्जी आपको पता है हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होती है। तो जो ही कैटाइन प्रोड्यूस होता है, रिपेलर प्लेट उसको जब रिपेल करती है तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाती है। तो ये दोनों बराबर कर दें, यहाँ से ये वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लें, वो 2z वोल्टेज डिवाइडेड बाई एम के बराबर होगा। ये वेलोसिटी की वैल्यू आपने ये यहाँ से निकाली है, ZHR/m यहाँ पर पुटअप कर दें। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से m/z निकालना होता है, तो m/z बराबर आएगा h²r²/2 वोल्टेज के। मीन मास टू चार्ज रेशो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है उसके, और रेडियल पाथ के। मीन अगर मास ज़्यादा तो रेडियल पाथ भी ज़्यादा, अगर मास कम तो रेडियल पाथ भी कम। तो यही यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो मैंने आपको एनालाइज़र के अंदर बताया है वो यहाँ पर यही कुछ जो है वो हो रहा है। यहाँ देखें कि जब हैवियर मास है तो रेडियल पाथ ज़्यादा है, और जब लाइटर आयन है तो रेडियल पाथ जो है वो कम है। तो एनालाइज़र के अंदर भी यही जो है वो फार्मूला अप्लाई हो रहा है मैथमेटिकली, जो यहाँ पर मैंने ये सॉल्व करवाया है।